उत्तर भारत तीन साम्राज्यों का काल 18वीं से 10वीं सदी तक की। ईस्वी सन 750 से 1000 के बीच उत्तर भारत और दक्कन में कई शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ। इनमें से था एक पाल शासक जिसका 9वीं सदी के मध्य पूर्व में जिसका 9वीं सदी से मध्य और तक पूर्वी भारत में बोलबाला रहा। पश्चिमी भारत और उपनी गंगा घाटी की नदी से 10वीं सदी तक प्रतिहार साम्राज्य की तूती बोलती थी। उधर दक्कन में राष्ट्रकूटों का वर्चस्व था, जो समय समय पर उत्तर और दक्षिण भारत के प्रदेशों में अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते। यद्यपि तीनों साम्राज्यों के बीच संघर्ष चलता रहा, तथापि इनमें से प्रत्येक ने काफ़ी बड़े बड़े क्षेत्रों को स्थिरतापूर्वक जीवन की परिस्थितियाँ प्रदान की और साहित्य और कला को संरक्षण दिया। तीनों में से सबसे दीर्घायु राष्ट्रकूट साम्राज्य साबित हुआ। उसका काल न केवल सबसे शक्तिशाली था, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का भी काम किया। प्रभुत्व के लिए संघर्ष। पाल हर्ष के काल से ही कन्नौज को उत्तर भारत की संप्रभुता का प्रतीक माना जाता है। इस दृष्टि से उसकी स्थिति वैसी ही थी जैसे कि दिल्ली के बाद प्राप्त की थी। कन्नौज पर नियंत्रण के स्थापित करने के लिए मतलब ऊपरी गंगा घाटी के व्यापार और व्यवसाय में कृषि संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करना था। इसके अलावा पाल प्रतिहार बनारस से लेकर दक्षिण बिहार तक के प्रदेशों के लिए भी एक दूसरे से जुड़ते रहे। इन दोनों के पास भरपूर संसाधन थे और अपनी समृद्ध परंपराएं थे। प्रतिहारों की टक्कर राष्ट्रकूटों से भी हुई। पाल साम्राज्य की स्थापना 750 में गोपाल ने की थी। मालूम होता है उस क्षेत्र में फैली अराजकता से तंग आकर वहाँ के प्रमुख लोगों ने उसे राजा चुन लिया था। 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र धर्मपाल राजा बना। धर्मपाल ने 1810 तक शासन किया। धर्मपाल को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से पराजित होना पड़ा। इससे पहले ध्रुव प्रतिहारों के शिकस्त दे चुका था, लेकिन विजय के बाद ध्रुव दक्कन लौट आया और धर्मपाल के लिए मैदान खाली छोड़ दिया। अवसर का लाभ उठाकर धर्मपाल ने कन्नौज पर कब्जा कर लिया और वहाँ एक भव्य दरबार लगाया। उसने पंजाब, राजस्थान आदि उन राजाओं ने भाग लिया जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार करी, किंतु धर्मपाल कन्नौज पर अपना स्थायी अधिकार स्थापित नहीं कर पाया। जब द्वितीय नागभट्ट के शासनकाल में प्रतिहारों का भाग्य से सूर्य फिर चमका तो धर्मपाल ने कन्नौज के पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। मुंगेर के पास उसने प्रतिहारों से दो हाथ करने पड़े और पराजय का मुंह देखना पड़ा। बिहार और आधुनिक उत्तर प्रदेश में अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए पालों और प्रतिहारों के बीच संघर्ष चलता रहा। यद्यपि बंगाल के साथ बिहार पर पालों का अधिक समय तक नियंत्रण कायम रहा। उत्तर में विफल होकर पाल शासकों ने अपना ध्यान दूसरी दिशाओं में लगाया। धर्मपाल के पुत्र देवपाल, जो अपने पिता की मृत्यु के उपरांत 810 में राजा बना, 40 वर्षों तक शासन किया। उसने प्राग ज्योतिषपुर, असम, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में अपने साम्राज्य में ला लिया। साथ आधुनिक नेपाल के एक हिस्से को भी पाल का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। इस प्रकार 8वीं सदी के मध्य लगभग 100 वर्षों तक के पूरे भारत में पाल शासकों का वर्चस्व रहा। कुछ समय तो वाराणसी तक के प्रदेश उसके नियंत्रण में आ गए। सुलेमान नामक एक अरब व्यापारी ने 9वीं सदी के मध्य में भारत की यात्रा की। यात्रा में उन्होंने पालों की शक्ति की पुष्टि होती है। उसने पाल राज्य को रूमा या धर्म यानी धर्मपाल का संक्षिप्त रूप कहा। उसके अनुसार पाल राजा को अपने पड़ोसी प्रतिहार और राष्ट्रकूट से लड़ाई चल रही थी, लेकिन उसकी सेना उसके बैरियों की सेना से बड़ी थी। राजा सामान्यतः 50,000 हाथियों की सेना के साथ चलता था। उसकी सेना में 10 से 15,000 के लोग कपड़े को धोने और उसमें चुनन कर काम डालते थे। इस तरह पालों की सैन्य शक्ति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पालों के संबंध में एक तिब्बती ऐतिहासिक विवरणों में जानकारी दी गई थी, हालांकि ये विवरण 17वीं सदी में लिखे गए। इसके अनुसार पाल शासक बौद्ध ज्ञान, विज्ञान और धर्म के महान संरक्षक थे। पूरी दुनिया में विख्यात नालंदा विश्वविद्यालय का धर्मपाल ने पुनरुद्धार करवाया। उसके खर्च चलाने के लिए 200 गांवों की आमदनी उसे दान में दे दी। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की, जो नालंदा के बाद सबसे विश्वविख्यात के रूप में उभरा। विश्वविद्यालय मगध के गंगा तट पर एक पर्वत शिखर पर बनाया गया था, जिसका परिवेश
अत्यंत सुहावना था। पालों ने कई विहारों का निर्माण कराया। बहुत से बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। पाल शासकों ने तिब्बत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध थे। संरक्षित और दिवाकर अतिश कहा जाता, जिसके प्रमुख बौद्ध विद्वानों को तिब्बत में आमंत्रित किया गया और उन्होंने वहाँ बौद्ध धर्म के एक नए रूप का प्रचार किया। इन सबके परिणाम स्वरूप बहुत से तिब्बती बौद्ध विद्योपार्जन के लिए नालंदा और विक्रमशिला आए। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ पालों के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार काफ़ी लाभप्रद था, जिसमें पाल साम्राज्य की समृद्धि की अभिवृद्धि हुई। जैसा कि हम देख चुके हैं, उन दिनों दक्षिण पूर्व एशिया में सैलंदों के साम्राज्य का वर्चस्व था। उनका साम्राज्य मलाया, जावा, सुमित्रा आसपास के द्वीपों तक फैला हुआ था। सैलंद शासक बौद्ध थे। उन्होंने कई दूत पाल रखे थे भेजे। पाल शासक ने नालंदा में एक विहार बनाने की अनुमति दी। उन्होंने पाल राजा देवपाल से इस विहार को खर्च करने के लिए 5 गांवों की आमदनी देने का अनुरोध किया। इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पालों और सैलंदों के पारस्परिक संबंधों के रिश्ते के बारे में कोई संदेह नहीं रह गया था। प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता था। इसका कारण है शायद उनका उद्भव गुजरात या फिर दक्षिण पश्चिम राजस्थान से हुआ है। वे प्रारंभ में सामान्यतः स्थानीय ओहदेदार थे, जिन्होंने मध्य और पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में अपना स्वतंत्र अधिकार स्थापित कर लिया। उन्होंने सिंध से राजस्थान में होने वाले अरबों के छिटपुट हमलों का मुकाबला करने का प्रतिष्ठा मिली। लेकिन 730 में गुजरात के चालुक्य शासकों ने अरबों को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया, जिसके बाद उनकी ओर से कोई वास्तविक खतरा नहीं रह गया। आरंभिक प्रतिहार शासकों ने ऊपरी गंगा घाटी और मालवा में अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न किया, लेकिन राष्ट्रकूट राजा ध्रुव और तृतीय गोविंद ने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। राष्ट्रकूटों ने पहले 790 में और फिर 806 ईस्वी में उन्हें हराया। इसके बाद वे दक्कन लौट आए, पालों के लिए खुला मैदान छोड़ दिया। सात राष्ट्रकूटों की 80 दिलचस्पी मालवा और गुजरात पर कब्जा करने की थी। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इस राजवंश का महानतम शासक भोज था। आरंभिक जीवन के विषय में हमें अधिक जानकारी नहीं है। ये मालूम नहीं है कि यह कब सिंहासनरूढ़ हुआ, लेकिन यह निश्चित था कि प्रतिहार साम्राज्य का पुनर्निर्माण किया गया है। 836 के आसपास कन्नौज में फिर से कब्जा कर लिया और यह नगर लगभग 1 सदी तक प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी रहा। भोज ने पूर्व की ओर अपना प्रभुत्व विस्तार करने का प्रयत्न किया, लेकिन पालों ने उसे परास्त करके महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगाया। अब उसने मध्य भारत, दक्कन, गुजरात की ओर रुख किया। इसने राष्ट्रकूटों के प्रतिहारों का संघर्ष फिर से प्रारंभ हो गया। नर्मदा के तट पर खुरेंसी भरी लड़ाई के फलस्वरूप भोज मालवा के काफ़ी बड़े हिस्सों और गुजरात के इलाकों में अपना अधिकार जमाने में कामयाब रहा। इस दिशा में आगे नहीं बढ़ सका, इसलिए उसने एक बार फिर अपना रुख उत्तर की ओर किया और इस अभिलेख के अनुसार राज्य प्रदेश सतलुज नदी के पूर्वी किनारे पर फैले हुए थे। अरब यात्रियों के वृत्तांतों से मालूम होता है कि प्रतिहारों के पास भारत में सबसे अच्छी अश्व सेना थी। उन दिनों मध्य एशिया और अरब देश के पास घोड़ों का आयात भारतीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण अंग था। देवपाल की मृत्यु के पश्चात पाल साम्राज्य कमजोर होने पर भोज ने पूर्व की ओर अपना साम्राज्य का विस्तार किया। भोज का नाम यानी कथाओं कहानी का विषय है। मालूम होता अपने जीवन के आरंभिक दिनों में भोज ने जीवन के जो कार्य किए, उसने जिस प्रकार प्रतिहारों के खोए साम्राज्य को धीरे धीरे फिर से जीत लिया, प्रतिहारों के खोए हुए साम्राज्य को धीरे धीरे फिर से जीत लिया। जिस तरह से उसने कन्नौज के प्रतिहारों का प्रभुत्व पुनः स्थापित कर दिया, जिसके कारण उसने अपने समकालीन लोगों की कल्पना में अपने लिए विशेष स्थान बना लिया। भोज विष्णु का भक्त था। उसने आदि वराह का विरुद्ध धारण किया था। उसके कुछ सिक्कों पर आदि वराह शब्द अंकित थे। भोज उज्जैन के भोज परमार में अंतर बताने के लिए उसे मिहिर भोज कहा जाता था। वस्तुतः भोज परमार ने मिहिर भोज के कुछ साल बाद शासन किया था। भोज की मृत्यु 885 ईस्वी के आसपास हुई थी। उसका बेटा प्रथम महेंद्रपाल बना। उसने 908 से लेकर 909 तक के शासनकाल में महेंद्रपाल ने भोज के साम्राज्य को कायम तो रखा। उसने उसकी सीमाओं का विस्तार कर मगध और उत्तर बंगाल तक कर लिया। उसके अभिलेख काठियावाड़, पूर्वी पंजाब, अवध से भी मिले हैं। महेंद्रपाल ने एक लड़ाई में कश्मीर के राजा के खिलाफ
भी लड़ी। उसे भोज द्वारा पंजाब में जीते हुए कुछ इलाके कश्मीर के राजा को सौंपने पड़े। इस प्रकार 9वीं सदी के पर्यंत चतुर्थांश से लेकर 10वीं सदी के मध्य तक लगभग 100 साल की अवधि में उत्तर भारत में प्रतिहारों का बोलबाला था। बगदाद निवासी अल मंसूरी ने 1915 और 16 में गुजरात की यात्रा की, जिसके विवरण से प्रतिहार शासकों की शक्ति और मान प्रतिष्ठा और उसके साम्राज्य की विशालता की पुष्टि हुई। उसने गुजर प्रतिहार राज्य को अल जुलूल कहा। जुलूल शायद गुजर का विकृत रूप है। इस तरह राजा को बोरा कहते हैं। बोरा शायद आदि वरा का पिछड़ा हुआ रूप है। अल मसूदी के गुजरात आने के पूर्व भोज की मृत्यु हो चुकी थी। अल मसूदी बताता है कि जुजुर के साम्राज्य में 18 लाख गांव, नगर और ग्रामीण क्षेत्र थे। उनकी लंबाई चौड़ाई लगभग 2,000 किलोमीटर थी। राजा की सेना में 4 चमूए डिवीजन थे। प्रत्येक चमूह में 7 से 9 लाख लोग थे। अपने उत्तर की सेना से वो मुल्तान के राजा और उसे संबंध रखने वाले शासकों के खिलाफ लड़ता रहा। दक्षिण की सेना राष्ट्रकूट के विरुद्ध लड़ती रही। पूर्व की सेना पालों की उससे लोहा लेती रही। उसके पास युद्ध करने के लिए वह 2000 प्रशिक्षित हाथी थे। उसकी अश्वारोही सेना में देश में सर्वश्रेष्ठ थी। प्रतिहार शासक ज्ञान विज्ञान और साहित्य का उदार संरक्षक था। संस्कृत का महान कवि नाटककार राजशेखर भोज के पौत्र महिपाल के दरबार में रहता था। प्रतिहारों ने कई भवनों और मंदिरों से कन्नौज का रूप निखारा। 8वीं और 9वीं सदियों में बहुत से भारतीय विद्वान राजपूत मंडलों के साथ बगदाद के खलीफा के दरबार पहुंचे। इन विद्वानों ने अरब सागर को भारतीय विज्ञानों, विशेषकर गणित और बीजगणित और चित्रकला शास्त्र से परिचित करवाया। इन राजदूत मंडलों को भेजने के लिए भारतीय राजाओं का नाम हमें मालूम नहीं है। प्रतिहार सिंध के अरब शासकों के प्रति अपने भेदभाव के लिए प्रसिद्ध थे। इसके बावजूद हमें मालूम पड़ता है इस काल में भारत और पश्चिम एशिया के बीच विद्वानों का आदान प्रदान और वाणिज्य व्यापार चलता रहता था। 915 से 918 के बीच राष्ट्रकूट राजा तृतीय इंद्र ने फिर कन्नौज पर आक्रमण किया और नगर को तहस नहस कर दिया। इससे प्रतिहार साम्राज्य कमजोर पड़ गया। साथ गुजरात राष्ट्रकूटों के हाथ से निकल गया, क्योंकि अल मसूदी बताता है कि प्रतिहार साम्राज्य की पहुंच समुद्र तक नहीं थी। गुजरात समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था। उत्तर भारत का माल यहीं से होकर पश्चिम एशिया को जाता था। इसलिए गुजरात की क्षति प्रतिहार साम्राज्य के लिए दूसरा बड़ा आघात थी। 963 में एक अन्य राष्ट्रकूट राजा तृतीय कृष्ण ने उत्तर भारत पर आक्रमण करके प्रतिहार शासक को परास्त किया। इसके बाद प्रतिहार साम्राज्य तेजी से बिखर चला। राष्ट्रकूट यदि उत्तर भारत में पालों और प्रतिहारों का शासन था, तो दक्कन में राष्ट्रकूट राजवंश का राज कर रहा था। इस वंश ने दक्कन को एक के बाद एक अनेक वीर योद्धा तथा कुशल प्रशासक दिए। इस राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, जिसने आधुनिक सोलापुर के निकट मान्यखेड़ और मालखेड़ को अपनी राजधानी बनाया था। राष्ट्रकूटों ने शीघ्र ही उत्तर महाराष्ट्र के पूरे प्रदेश पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। जैसा कि हम देख चुके हैं, गुजरात और मालवा पूरे प्रदेश में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। जैसा कि हम देख चुके हैं, गुजरात और मालवा पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उन्होंने प्रतिहार से लोहा लिया। यद्यपि उनके हमले के फलस्वरूप गंगा घाटी पर राष्ट्रकूटों का अधिकार नहीं हो पाया, तथापि उन्होंने इन हमले से प्राप्त लूट के माल में अपना खजाना भरा और प्रसिद्धि प्राप्त की। वे वेंगी के पूर्वी चालुक्यों के बराबर चूसते रहे। दक्षिण में कांची के पल्लवों और मदुरै के पांडे से भी दो हाथ करते रहे। गोविंद तृतीय 793 से लेकर 814 और अमोघ वर्ष 814 से 878 शायद सबसे महान राष्ट्रकूट शासक थे। कन्नौज के नागभट्ट पर सफल आक्रमण करने और मालवा को अपने साम्राज्य का अंग बना लेने के बाद तृतीय गोविंद दक्षिण की ओर मुड़ा। एक अभिलेख से मालूम पड़ता है कि गोविंद ने केरल, पांडे और चोल राजाओं को भयभीत कर दिया था। पल्लवों को श्रीहीन बना दिया था। अपनी नीचता के कारण असंतुष्ट हो जाने वाले कणाकड गंगों को श्रृंखला को जकड़ लिया था
और वह मृत्यु को प्राप्त होते थे। लंका का राजा, उसका मंत्री अपने हित अहित का विचार नहीं था। बंदी बनाकर हलापुर लाए। लंका के इष्ट देव की दो दो प्रतिमाएं मान्यखेट लाई गई। शिव मंदिर के सामने विजय स्तंभों के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया। अमोघ वर्ष ने 68 वर्षों तक शासन किया, लेकिन प्रतिकत्या युद्ध की अपेक्षा उनके धर्म और साहित्य में अधिक रुचि ली। वह स्वयं भी लेखक था और उसने राजनीति पे कन्नड़ की प्रथम कृति रचना करने का श्रेय दिया जाता है। वह एक महान निर्माता भी था और कहते हैं मान्यखेट में ऐसा रूप दिया जिसके समक्ष इंद्रपुरी भी लज्जित हो उठती थी। अमोघ वर्ष के शासनकाल में राष्ट्रकूट साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों में कई विद्रोह हुए। इन विद्रोह को बहुत मुश्किल से दबाया जा सका, किंतु अमोघ वर्ष की मृत्यु के उपरांत नए सिरे से विद्रोह भड़क उठे। अमोघ वर्ष का पुत्र तृतीय इंद्र 915 से 927 के साम्राज्य में खोई हुई समृद्धि फिर से वापस आया। 1915 में महिपाल को पराजित करने और कन्नेज को पदमर्दित करने के बाद तृतीय इंद्र अपने समय सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में सामने आया। उस काल में भारत की यात्रा करने वाले अल मसूदी के अनुसार राष्ट्रकूट राजा बलहारा, यह वल्लभ राज भारत का सबसे प्रतापी राजा था। भारत के अधिकांश राजा उसकी प्रभुता को स्वीकार करते थे, दूतों को आदर करते थे। उसके पास विशाल सेना भी थी जिसमें बहुत सारे हाथी थे। इस राजवंश का अंतिम प्रतापी शासक राजा कृष्ण तृतीय 934 से 96 था। उसने मालवा के परमार और वेंगी के पूर्व चालुक्यों से लोहा लेना पड़ा। उसने तंजौर के चोल शासक के खिलाफ भी सैनिक अभियान किया। चोलों ने कांची के पल्लवों का राज्य छीन लिया, लेकिन कृष्ण ने चोल राज तथा प्रथम पराक्तन को परास्त करके 949 में चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। इसके उपरांत वह दक्षिण में रामेश्वर की ओर बढ़ा और वहां तक के दक्षिण प्रदेशों को जीतकर उसने वहां एक विजय स्तंभ स्थापित किया एवं एक मंदिर निर्माण करवाया। कृष्ण की मृत्यु के बाद उसके सभी वेंगी उसके उत्तराधिकारी के खिलाफ एकजुट हो गए। 972 में राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत को जीत कर वहां में आग लगा दी। इसके साथ ही राष्ट्रकूट साम्राज्य का अंत हो गया। दक्कन में राष्ट्रकूट शासन 10वीं सदी के अंत तक लगभग 200 साल तक कायम रहा। राष्ट्रकूट शासकों ने धर्म विचारों को बहुत सहिष्णुता और उदारता थी। उन्होंने न केवल शैव और वैष्णव धर्म को प्रश्रय दिया, बल्कि जैन धर्म को बढ़ावा दिया। राष्ट्रकूट राजा प्रथम कृष्ण ने अलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर 9वीं सदी में बनवाया था। कहते हैं उसका उत्तराधिकारी अमोघ वर्ष जैन था, जिसने अन्य धर्मों को भी संरक्षण दिया। राष्ट्रकूट राजाओं ने मुसलमान व्यापारियों को अपने राज्य में बसने की इजाज़त दी और साथ ही उन्होंने इस्लाम के प्रचार की भी छूट दी। बताया जाता है कि राष्ट्र प्रदेशों में मुसलमानों ने अपने अलग मुखिया हुआ करते थे। कई तटवर्ती शहरों में रोजाना इबादत के लिए अपनी मस्जिदें थीं। इस सहिष्णुता की नीति विदेशी व्यापार में सहायता मिली, जिससे कि राष्ट्रकूट की समृद्धि बढ़े। राष्ट्रकूट राजा कला और साहित्य के महान संरक्षक हैं। उनके दरबार में न केवल संस्कृत के विद्वान थे, बल्कि ऐसे कवि व लेखक भी थे जो प्राकृत व अपभ्रंश लिखते थे। दोनों भाषाएं आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी थी। महान अपभ्रंश कवि ईश्वर प्रभु और उसके पुत्र साथ राष्ट्रकूट दरबार में ही रहते थे। राजनीतिक विचार एवं संगठन। इन साम्राज्यों की शासन प्रणाली गुप्त साम्राज्य तथा उत्तर में हर्ष के राज और दक्कन में चालुक्य के राज्य के राजनीतिक विचार और रीति रिवाजों पर आधारित थे। पहले की तरह राजा सारी प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र था। वह प्रशासन का मुखिया और प्रधान सेनापति था। वह एक भव्य दरबार में बैठता था। सामने के आते पैदल और अश्वारोही सेनाएं सन्नद्ध रहती थी। युद्ध में छीने गए हाथी और घोड़ों को उसके सामने प्रदर्शन किया जाता था। राजनीतिक सहायता सदा उसकी सेवा के लिए तत्पर रहता था। राजा से प्रतिदिन मिलने वाले महातों, सरदारों, सामंतों, राजदूतों व अन्य उच्च दर्जे के आगमन और विदाई का नियमन यही लोग करते थे। राजा न्याय भी करता था। राज दरबार राजनीतिक मामलों और न्याय का ही नहीं, सांस्कृतिक जीवन का भी केंद्र थे। नर्तकियाँ, कुशल गायक दरबार का मनोरंजन करते थे। उत्सव के अवसर पर परिवार की स्त्रियां भी दरबार में उपस्थित रहती थी। अरब लेखों के अनुसार राष्ट्रकूट साम्राज्य में महिलाएं अपने चेहरों पर पर्दा नहीं डालती थीं। राजा की स्थिति सामान्यतः वंशानुगत होती थी।
उस काल की असुरक्षा को देखकर चिंतक लोग राजा के प्रति संपूर्ण निष्ठा और आज्ञा पालन की प्रवृत्ति पर जोर देते थे। राजाओं के बीच और राजाओं के उनके महंतों के बीच आए दिन लड़ाइयाँ होती थी। राजा अपने राज्य के अंदर शांति सुविधा कायम रखने की कोशिश करता था, लेकिन उसके हाथ बहुत दूर तक नहीं पहुँचते थे। मातहत राजा स्वतंत्र सरदार अपने सीधे शासन के अधीन आने वाले क्षेत्रों को प्राय सीमित कर देते हैं। मेघातिथि नामक एक समकालीन लेखक का विचार था कि व्यक्ति शस्त्र धारण करने का अधिकार है, उसे चोरों हत्यारों से अपनी रक्षा करनी पड़ती थी। उसका विचार यह भी था कि अन्यायी राज्यों का विरोध करना उचित है। इस प्रकार राजा के असीम अधिकारों और विशेष अधिकारों के संबंध में मुख्य रूप से पुराणों पर जो विचार व्यक्त किया गया था, वो सभी चिंतक को स्वीकार नहीं था। उत्तराधिकार के नियम कठोर रूप से निर्धारित नहीं थे। समानता उत्तराधिकार ज्येष्ठ पुत्र को प्राप्त था, किंतु बहुत से उदाहरण मिलते हैं जब ज्येष्ठ पुत्र को अपने छोटे भाइयों से लड़ना पड़ता था। कई बार वे पराजित भी हुए हैं। मसलन राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और चतुर्थ गोविंद ने अपने श्रेष्ठ भाइयों को अपदस्थ किया। कभी कभी राजा अपने ज्येष्ठ या किसी अन्य विशेष प्रिय को युवराज का पद प्रदान करता था। इस स्थिति में युवराज राजधानी में उपस्थित रहकर प्रशासन में प्रजा का हाथ बटाता था। कनिष्ठ पुत्रों को कभी कभी प्रांतीय शासक नियुक्त किया जाता था। सामान्यतः राजकुमारी को सरकारी पदों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता था, लेकिन इसका एक अपवाद मिलता है। अमोघ वर्ष प्रथम की पुत्री चंद बलबे ने कुछ काल तक रामचूप देवार पर प्रशासन संभाला। राज्य को सलाह मशवरा देने के लिए सामान्यतः कई मंत्री होते थे। आमतौर पर प्रमुख परिवारों के राजा मंत्रियों का चयन करते थे। उनकी स्थिति वंशानुगत होती। उदाहरण के लिए एक ब्राह्मण परिवार में एक के बाद एक 4 सदस्य धर्मपाल और उनके उत्तरदारी के महामंत्री हुए। ऐसा मामलों में मंत्री बहुत शक्तिशाली बन सकते थे। यद्यपि हमें केंद्रीय सरकार के कई विभागों के उल्लेख देखने को मिलते हैं। हमें यह नहीं मालूम है कि कितने विभाग वास्तव में मौजूद थे और वो कैसे काम करते थे। पुरालेखीय साहित्य स्रोतों से पता चलता है लगभग हर राज्य में विदेशी मामले और राजस्व विभाग का एक एक मंत्री होता था। इसके अलावा कोषाध्यक्ष, सेनापति, मुख्य न्यायाधीश, पुरोहित भी होता था। एक व्यक्ति एकाधिक पदों पर नियुक्त किया जा सकता था। शायद किसी एक मंत्री को प्रधानमंत्री माना जा सकता था, जिस पर राजा वो अन्य मंत्रियों की अपेक्षा अधिक भरोसा करते थे। पुरोहित को छोड़कर सही मंत्रियों के अवसर पर सैनिक अभियानों का नेतृत्व करने की आशा की जाती थी। हमें अंतःपुर अधिकारी का भी उल्लेख देखने को मिलता है। चूंकि राजा समस्त सत्ता का स्रोत होता था, इसलिए अंतःपुर के कुछ अधिकारियों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली थी। साम्राज्य के अनुरक्षण और विस्तार के लिए सैन्य बल बहुत महत्वपूर्ण थे। हम अरब यात्रियों के विवरणों के हवाले बता सकते हैं कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजाओं के पास विशाल और सुसंगठित पैदल सेना और अश्वारोही सैन्य वाहिनियाँ थीं। इसके अलावा युद्ध के लिए प्रशिक्षित बहुत से हाथी भी होते थे। हाथियों को शक्ति का स्तंभ माना जाता था। वे बहुत मूल्यवान माने जाते थे। पाल राजाओं के पास सबसे अधिक हाथी थे। राष्ट्रकूट और प्रतिहार राजा समुद्री मार्ग से अरब देश और पश्चिम एशिया थल मार्ग से मध्य एशिया की बड़ी संख्या में घोड़ों को आयात करते थे। प्रतिहार के पास सबसे समर्थ अश्वारोही सेना थी। ऐसा विश्वास किया जाता था कि रथों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। मालूम होता है कि युद्ध में इनका प्रयोग नहीं किया जाता था। कुछ राजाओं के पास, खासतौर पर राष्ट्रकूटों के पास, बहुत से किले होते थे। उसमें विशेष सैनिक रखे जाते थे। उनकी स्वतंत्र सेनापति होते थे। पैदल सेना में नियमित और अस्थायी दोनों तरह के सैनिक होते थे। इसके अलावा मातहत राजाओं के द्वारा सुलभ कराए गए सैनिक भी पैदल सेना में शामिल होते थे। नियमित सैनिक बहुधा वंशानुगत होते थे और कभी कभी उन्हें पूरे भारत से अलग होकर क्षेत्रों में भर्ती किया जाता था। उदाहरण के लिए पालों की पैदल सेना मालवा, खास असम, लाट, दक्षिण गुजरात, कर्नाटक के सैनिक शामिल होते थे। पाल राजाओं और शायद राष्ट्रकूटों की भी अपनी अपनी नौसेनाएं थीं, लेकिन ये सेनाएं कितनी होती थी, इनका संगठन किस प्रकार किया जाता था, इस संबंध में हमें कोई खास जानकारी नहीं है। साम्राज्य के कुछ प्रदेशों के प्रशासन की व्यवस्था सीधे केंद्र से होती थी, लेकिन कुछ प्रदेशों का प्रशासन मातहत सरदारों के हाथों में होता था। आंतरिक मामलों के संबंध मात्र सरदार स्वशासी होते थे। उन पर राजा के प्रति वफादार बने रहने की पाबंदी होती थी। साथ में उन्हें राजा की अधीनता सूचक निश्चित कर देना
या नजराना देना पड़ता था। उसकी सेवा में निर्धारित संस्था सैनिक सुलभ कराने पड़ते थे। जरूरी लगने पर ऐसे सरदार एक लड़के को दरबार में बुलाकर यहीं से राजा की सेवा में रखा जाता था। इस तरह यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती थी कि मातहत सरकार विद्रोह न करे। विशेष अवसरों पर इन सरदारों को राज दरबारों में हाजिरी बजानी पड़ती थी। कभी कभी उन्हें अपने किसी लड़की का विवाह या राजा किसी बेटे से कर देना पड़ता था, लेकिन मातहत सरदार हमेशा स्वतंत्र हो जाने को उत्सुक रहते थे। बहुधा उनकी ओर से अधिराजा के बीच लड़ाइयाँ होती थी। उदाहरण के लिए राष्ट्रकूटों को वेंगी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मातहत सरदारों से हमेशा लड़ते रहना पड़ा। इस तरह प्रतिहारों को मालवा के परमारों और बुंदेलखंड के चंदेलों को काबू में रखने के लिए जूझत रहना पड़ा। पाल और प्रतिहार साम्राज्य के प्रत्येक शासित प्रदेश भुक्ति प्रांत, मंडल और विषम जिले में विभाजित है। भुक्ति का शासक उपरिक कहलाता था और विषय का विषयपति। उपरिक से भू राजस्व वसूल करने और अपनी भुक्ति से सेना में सहायता, शांति व्यवस्था कायम रखने की आशा की जाती थी। विषयपति भी अपने इलाके में यही काम करने की अपेक्षा रखी जाती थी। इस काल में छोटे छोटे सरदारों की संख्या में वृद्धि हुई। लोग सामंत या भोगपति कहलाते थे। कई लोग गांवों में इनका प्रभुत्व होता था। विषयपति इन छोटे छोटे सरदारों को आपस में मिल जाने की प्रवृत्ति होती थी। बाद में इन दोनों के बीच भेद का ख्याल रखा बिना सामंत शब्द प्रयोग होने लगा। राष्ट्रकूट राज प्रत्यक्ष शासित प्रदेश, राष्ट्र प्रांत, विषय भुक्ति बटे हुए थे। राष्ट्र के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता था और उसे दायित्वों को निर्वाह करना होता था जिन्हें पाल और प्रतिहार राज्यों में उपरिक निभाते थे। विषय आधुनिक जिले के समान यह भुक्ति उससे छोटी इकाई थी। पाल और प्रतिहार साम्राज्यों में विषय के नीचे की इकाई पत्तल कहलाती थी। इन छोटी इकाइयों को ठीक ठाक क्या भूमिका कहती थी हमें मालूम नहीं है। लगता है उनका मुख्य कार्य भू राजस्व की वसूली और कुछ शांति सुव्यवस्था कायम करना भी था। जान पड़ता है सभी अधिकारों को भुगतान लगान मुक्त भूमि दानों के जरिए किया जाता था। इससे स्थानीय अधिकारों और वंशानुगत सरदारों और छोटे मातहत राजाओं के बीच का भेद तिरोहित होता जा रहा था। इस प्रकार कभी कभी राष्ट्रपति या प्रांतीय शासक को मातहत राजा की स्थिति और विरुद्ध हासिल करनी होती थी। इन क्षेत्रीय विभाजनों के नीचे आता था गांव प्रशासन की बुनियादी इकाई होता था। गांव का प्रशासन मुखिया और पटवारी चलाते थे। ये दोनों पद समानता वंशानुगत होते थे। उनको किए जाने वाले भुगतान का तरीका भी लगान रहित भूमि का दान ही था। मुखिया को अपने काम काज में अक्सर गांव के बुजुर्ग की सहायता मिलती थी, जो ग्राम महाजन या ग्राम महातर कहलाता था। स्त्रोतों से मालूम होता है कि राष्ट्रकूट राज्य में खास तौर पर कर्नाटक स्थानीय विद्यालयों, तालाबों, मंदिरों, सड़कों की देखरेख के लिए ग्राम समितियां होती थी। न्यास के तौर पर पैसा और संपत्ति उनके सुपुर्द की जा सकती थी, जिसकी व्यवस्था उसकी जिम्मेदारी होती थी। ये समितियां मुखिया से घनिष्ठ सहयोग करते हुए काम करती थी। उन्हें राजस्व का एक निश्चित प्रतिशत दिया जाता था। ये समितियां छोटे मोटे विवादों का भी निपटारा करती थीं। शहरों में भी इस तरह की समितियां होती थीं और जिनमें श्रेणियों अर्थात विभिन्न पेशों से लगे लोगों के अलग अलग संगठनों के प्रधान भी शामिल होते जाते थे। शहर और उसके आसपास के इलाकों में शांति सुव्यवस्था कायम करने की जिम्मेदारी कोष्टपाल या कोतवाल की होती थी। कोतवाल को लेकर बहुत सी गाथा कहानियां गढ़ी गई हैं। दक्कन में वंशानुगत राजस्व अधिकारी नाड गुवंडो देश ग्राम कुटकों का उदय इस काल के प्रमुख थे। मालूम होता था कि वे वही काम करते थे जो बाद में महाराष्ट्र में देशमुख और देश पांडे लोगों की जिम्मे आया। दक्कन में वंशानुगत राजस्व अधिकारी और उत्तर भारत में छोटे छोटे सरकारों के उदय, जिसकी चर्चा हम पहले से कर चुके हैं, भारतीय समाज की राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। ज्यों ज्यों उनका वंशानुगत अधिकारी और सरदारों की जीवित शक्ति बढ़ती गई, केंद्रीय शासन के लिए उन पर भारी अपनी सत्ता की धाक जमाना पाना उन्हें नियंत्रित करना कठिन हो गया। हम कहते हैं कि सरकार का समांतीकरण फेडरलाइजेशन हो रहा था। हमारा तात्पर्य है वस्तुतः इसी स्थिति से होता है। इस काल की एक और बात ध्यान रखने की है लायक है, राज्य और धर्म का संबंध। इस काल के कई राजा शिशु या विशुपाल के निष्ठावान भक्त हुआ करते थे। कुछ बौद्ध धर्म के या जैन धर्म की शिक्षा में विश्वास करते थे। उन्होंने ब्राह्मणों या फिर बौद्ध विहारों तथा अब जैन मंदिरों को जी खोलकर
दान दिया। आमतौर पर सभी धर्मों को संरक्षण देते थे। किसी पर भी किसी धर्म में विश्वास रखने के लिए अत्याचार नहीं करते थे। राष्ट्रकूट राजाओं ने तो मुसलमानों का भी स्वागत किया और अपने राज्य में उन्हें इस्लाम का प्रचार करने की छूट दी। सामान्य राजा से ये आशा नहीं की जा सकती थी। यह प्रति रीति रिवाजों में दस्तदाजी करेगा। धर्मशास्त्रों के नाम पर प्रसिद्ध विधि ग्रंथों में निर्दिष्ट आचार संहिता में हस्तक्षेप करेगा। हाँ, ब्राह्मण और 4 वर्णों की सामाजिक स्थिति की रक्षा करना उनका दायित्व अवश्य माना जाता है। पुरोहितों ने इस मामले में उनका मार्गदर्शन करने की अपेक्षा रखी जाती है, लेकिन यह नहीं समझ लेना चाहिए कि पुरोहित राजकाज में दखल देता था। राजा पर उसकी हर बात चलती थी। इस काल में धर्मशास्त्र के सबसे प्रमुख व्याख्याता मेकतिथि का कहना है कि राजा की सत्ता का स्रोत धर्मशास्त्र, जिनमें वेद भी शामिल थे, अर्थशास्त्र, वेद और अर्थशास्त्र दोनों थे, नागरिक कर्तव्य का या फिर राजधर्म राजनीतिक सिद्धांतों अर्थात अर्थशास्त्र पर आधारित होने चाहिए। इसका मतलब वस्तुतः था कि राजनीति और धर्म को तत्व स्वतः एक दूसरे से अलग रखा जाता था। धर्म राजा का व्यक्तिगत कर्तव्य था। इस प्रकार राजा पर पुरोहित का और उनके द्वारा प्रतिपादित पवित्र नियमों को दबदबा नहीं होता था।